आदाब। मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में कुछ खास खबरें लेकर के हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ईरान की, क्योंकि ईरान के ताल्लुक से जो ईरान दावा करता था, अब उस पर अमेरिका ने खुद मुहर लगा दी है। जी हाँ, ईरान अपनी मिसाइलों को लेकर के और अपने लॉन्चर पैड्स को लेकर के और अपनी ताकत को लेकर के जो बातें ईरान करता था, तो अब आप ये देखिए कि खुद अमेरिकी उस पे मोहर लगा रहे हैं। यहाँ खबर ये आ रही है कि अमेरिकी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अंदाजा लगाया है कि ईरान ने तकरीबन 90% मिसाइल स्टोरेज और लॉन्चिंग तंसीबात तक दोबारा रसाई हासिल कर ली है। तो ये आप देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि जब ईरान हालत जंग में और ईरान मुसलसल जो है वो मुकाबला आराई कर रहा है, और ऐसे में ईरान लगातार अपनी मिसाइलें, अपने लॉन्चिंग पैड्स और मरम्मती काम को अंजाम दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। अच्छा, दूसरी चीज ये देखिए कि एक तरफ ईरान अपने आप को स्ट्रांग कर रहा है, दूसरी तरफ जो खबर अमेरिका से आ रही है वो ये कि अब अमेरिका के पास हथियारों की काफी कमी हो गई है। जर्मन चांसलर का वो बयान जो सीएनएन में उन्होंने अपने इंटरव्यू में दिया था, और कहा था कि अमेरिका 3 महीने तक जंग नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास हथियार की कमी है। तो आप ये देखिए, फर्क देखिए यहाँ पे। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ईरान फिलहाल जो है वो मजबूत है। यहाँ पे देखिए, जो आप जुजवी तौर पर या मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हैं, ये आप देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा बार बार था कि हमने ईरान के लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए, हमने मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया, हमने इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दिया, तमाम बड़े बड़े दावे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए जा रहे थे। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट आई है, इससे कम से कम क्लियर हो गया कि ईरान का दावा सच्चा है और ईरान ने अपनी पूरी तरह से मजबूती कर रखी है। यही वजह है कि ईरान अब अपने हाथ पैर, यानी अपने आप को पूरी तरह से स्टेट ऑफ हुर्मुस में फैला रहा है। न सिर्फ ये कि पानी के ऊपरी सतह पर, बल्कि पानी के अंदर भी, समुंदर के अंदर भी, जहां पे उसने अब ये कहा है कि यहां से जो इंटरनेट केबल जा रही है, फाइबर केबल, तो उस पर भी हमारा हक है और उस पर टैक्स लगाने की भी ईरान सोच रहा है। तो ये देखिए, और यही नहीं बल्कि आज जिस तरह से सईद अब्बास इराक्ची जो अभी 2 रोजा दौरे पर हिंदुस्तान में है, ब्रिक्स में विदेश मंत्रियों की, वज़राए खारजा की जो मीटिंग हो रही है उसमें वो शिरकत कर रहे हैं, और आज उन्होंने बाकायदा ये डिमांड की है, ये मुतालबा किया है कि जो चार्टर है वो लागू किया जाए और उनके खिलाफ जवाबदेही तय किया जाए कि जो ह्यूमन चार्टर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये भी डिमांड की है और कहा कि ये दरअसल हम पे ये जंग थोपी गई है, हम पे जानबूझ करके हमला किया गया है। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसके इल्जाम में ये कार्रवाई को जस्टिफाई किया जा सके। तो आज सैयद अब्बास राक्शी ने कई अहम बातें यहाँ पे की हैं। इसके साथ साथ हिंदुस्तान ने भी, जो हिंदुस्तान के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने एक बार फिलिस्तीन के मसले को उठाया, टू नेशन थ्योरी पे अमल दरामद पे बात कही है। तो ये आप देखिए, यहाँ पे ये चीज आई। एक और बड़ी खबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सवाल ये हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से कि आखिर बात क्या हुई, क्या निकला क्या। यहाँ पे देखिए, क्या आपने शी जिनपिंग के साथ ईरान के लिए चीन की हमायत पर बात की। ट्रंप ने इस पर जवाब दिया कि उसने कहा कि वो फौजी साजो सामान नहीं देंगे। ये एक बड़ा बयान है। तो क्या ऐसा ईरान ने कहा? हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए, ईरान से चीन को तेल मिलता है और बदले में चीन उनको हथियार देता है। और ऐसे वक्त में कि जब चीन ये कह रहा है कि ईरान की जो भी डिमांड है वो बिल्कुल जायज है, तो ऐसे में ये कैसे मुमकिन है कि चीन हथियार नहीं देगा, साजो सामान नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है, लेकिन एक ही वक्त में उन्होंने कहा कि वो वहां अपना बहुत सा तेल खरीदते हैं और वो ऐसा करते रहना चाहेंगे। यानी आप ये देखिए, कंट्रडिक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे उनकी बातों में तदाद है।
ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ منع کر رہے ہیں کہ ساز و سامان نہیں دیں گے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کوشش کریں گے کہ ان سے تیل لیں اور ان کے بدلے میں ہتھیار دیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ دراصل کنفیوز ہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہ کریں تو کرے کیا، اور ایسا اب لگ رہا ہے کہ ان کے آنے کا مقصد ہی کہیں فلاپ نہ ہو جائے۔ تو اب یہ سب کی نظریں ہیں کہ آخر ڈونلڈ ٹرمپ جو اپنے 2 روزہ دورے پہ یہاں آئے ہیں وہ ساتھ لے کر کے کیا جائیں گے؟ کم از کم اتنا ہی کر لیں کہ ایران کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہو جائے، کوئی مذاکرہ کی راہ نکل آئے۔ اگر اتنا بھی کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن فی الحال کچھ بھی ایسا دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی شاید ابھی بہت ہی پھونک پھونک کر کے جواب دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کی باتوں میں تضاد مل رہا ہے۔ ایک اور خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایران پر حملہ کرنے کا امریکی مقصد ایشیائی اتحاد کو متاثر کرنا تھا۔ یہاں باقری جو ہے انہوں نے یہ بیان دیا ہے، انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے ڈپٹی سیکریٹری علی باقری نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکی قیادت میں جارحیت کا بنیادی مقصد ایشیائی اتحاد کو نقصان پہنچانا تھا۔ تو یہ آپ دیکھیں کس طرح سے ایران نے اب ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جن کے بارے میں تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں، ورنہ ایران کہنا ہے کہ آخر حملہ ہم پہ کیا کیوں گیا، ان کا مقصد کیا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں جس طرح سے کانفلکٹ ابھی بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بار بار کہیں یو اے کی کوئی خبر دے رہے ہیں، کہیں سعودی عرب کی کوئی خبر دے رہے ہیں۔ تو ان کا مقصد کیا؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں، سینٹرل ایشیا میں، یا اس پورے خطے میں بدامنی رہے، اور اس بدامنی کا فائدہ وہ اٹھاتے رہے۔ یہی ایران کہہ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یو اے کے تعلق سے جب یہ خبر آئی کہ جنگ کے دوران اسرائیل کے وزیر اعظم نے یو اے کا دورہ کیا، تو اس پر ایران کے جو وزیر خارجہ ہے سید عباس راغچی وہ بھڑک گئے۔ انہوں نے یو اے کو خبردار کیا کہ تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، تم اس طرح کیوں کر رہے ہو، کیوں ان کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ غالباً یہی ان کا کہنے کا مقصد تھا۔ ایک اور بڑی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے ایران کے بارے میں بیان دیا، انہوں نے کہا ہمارا مشن مکمل نہیں ہوا ہے، ہم اس امکان کے لیے تیار ہے کہ ہمیں دوبارہ کام کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، شاید جلد ہی، اگر مقصد حاصل نہیں ہوئے تو ہم دوبارہ کارروائی کریں گے۔ اب دوبارہ کارروائی کا مقصد بالکل صاف ہے کہ ایک بار اسرائیل کی طرف سے تقریباً جنگ کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم دوبارہ جنگ کریں گے، لیکن کیا اسرائیل اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایران کے خلاف جنگ کرے، خاص طور سے ایسے وقت میں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جنگ نہیں چاہتے، ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرہ چاہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کسی طرح سے اس ایران کی پیچیدگیوں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے چین کا سہارا لیا ہے اور چین سے مدد مانگی ہے کہ وہ ان کی مدد کریں کہ کسی طرح سے ایران اور امریکہ میں کمپرومائز ہو جائے۔ کچھ باتوں کو اب چین نے امریکہ کے سامنے رکھا ہے اور اسے کہا ہے کہ اگر اسے مان لیا جائے تو شاید مذاکرہ ہو سکتا ہے۔ اب ایسے میں اسرائیل کا یہ بیان دینا کہ ابھی ہمارا آپریشن مکمل نہیں ہوا، ارے مکمل تو آپ کا آپریشن غزہ میں بھی نہیں ہوا، لبنان میں بھی نہیں ہوا، اور ایران میں تو ممکن ہی نہیں، ایران میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اب پھر سے جنگ اسرائیل کرے گا، اور یہ بھی سوال کہ کیا بغیر امریکی مدد کے اسرائیل ایران کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ شاید نہیں۔ پھر بھی جس طرح کے کلیشز اسرائیل کے اندر دیکھنے کو مل رہے ہیں، لگ رہا ہے یہ اس کا حصہ ہے، اور یہ بیان بھی اسی تناظر میں آیا ہے۔ ایک اور خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق کل رات سے 30 جہاز آبرائے ہرمز کو عبور کر چکے ہیں، یعنی آپ دیکھیے کہ جہاز کا وہاں پہ جو ٹینکر ہیں، جہاز ہیں، ان کا آنا جانا شروع ہو گیا ہے، یہ کہا گیا، اور اس میں ہندوستان کے جہاز بھی نکلے ہیں، ایسی خبر ہے۔ تو یہ خوشائند خبر وہاں پہ ایران کی ٹی وی نے دیا ہے کہ اس طرح سے جہاز جو ہے نکلنا شروع کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہر جہاز نے $2 ملین کا ٹول ادا کیا تو اس کی رقم $60 ملین ہوگی۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہاں ایران جو ہے اپنا تخمینہ بتا رہا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے، اور کس طرح سے اب وہ ٹول ٹیکس وصول کر رہا ہے۔ ایک اور بڑی خبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس راغچی نے کہا ہے کہ
ईरानी अवाम अपनी आज़ादी के आइडियल से पीछे नहीं हटेगी और साम्राज्य ताकत के वसवसों और हकीकतों के सामने हथियार नहीं डालेगी। ये उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जितनी जारियत की गई, जितने हमले किए गए, जितना टॉर्चर किया गया, वहाँ पे बड़े-बड़े हमले किए गए, लेकिन ईरानी अवाम सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रही और 40 दिनों तक वो बाहर घरों के प्रोटेस्ट करती रही, मुजाहरे करती रही। तो ये उन्होंने कहा कि ये दरअसल ईरान है, ईरान का इत्तेहाद है। हालांकि ये चाहते थे कि इंतशार हो जाए, लेकिन जब जब अमेरिका और इजराइल ने इस तरह की हरकतें की हैं, ईरान में इत्तेहाद मजीद मजबूत हुआ है, ये ईरान का कहना है। इसके अलावा एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप से कहा कि हमें साझेदार होना चाहिए, प्रतिद्वंदी नहीं, यानी हमें जो है एक दूसरे का हरीफ नहीं होना चाहिए। ये उनका कहना है। उन्होंने कहा कि मैं ख्वाब में भी नहीं सोचता था कि शी जिनपिंग तो कुछ कहेंगे। यहाँ पे आप देखिए तो इस तरह की ये खबरें चीन से अलग-अलग हवालों से खबरें आ रही हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अभी कोई चीन से खबर नहीं आ रही कि आया वहाँ पे क्या कुछ तय हुआ है, और जैसे ही वो आएगी वो हम आपको खबरें पेश करेंगे। इसके अलावा नस्ल-कुशी, एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। नस्ल-कुशी इजराइल की नाकाबंदी के तहत गाजा की पट्टी में इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें 50 जोड़े रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए हैं। तो आप देखिए, अभी कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से फिलिस्तीन के जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, वो इटली गए हुए हैं और वहाँ तकरीबात में वो हिस्सा ले रहे हैं। अब ये खबर आई है कि ऐसे बदतरीन हालात में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वीडियो भी मौजूद है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी गर्दिश कर रहा है। उसमें आप देख सकते हैं कि जो नए ये अज़दवाजी ज़िंदगी में अभी बंधे हैं, इनके चेहरों पे खुशी है, मुस्कान है और यही ज़िंदगी है, यानी खतरों के बीच में भी वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये खूबसूरत पल, ये खूबसूरत तस्वीर, और इस तरह की तस्वीरें अक्सर व बेशतर गादा से आती रहती है, जहाँ एक तरफ दिल को झिझोड़ने वाली तस्वीरें आती हैं कि जब इज़राइल की तरफ से गादा में किसी का कत्ल किया जाता है, कहीं किसी को मारा जाता है या अरेस्टिंग होती है। लेकिन इस दौरान जब इस तरह की खुशियाँ, यानी खुशी भरी खबर आती है कि वहाँ की ज़िंदगी कुछ न कुछ आगे बढ़ रही है। कहीं हम देखते हैं कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, कहीं देखने में मिलता है कि लोग टूटी हुई मस्जिदों में नमाज़ अदा कर रहे हैं। फिर ये देखने को मिलता है कि तलबा टूटे हुए स्कूल, कॉलेजों में जा कर के अपनी तालीम जो है वो हासिल कर रहे हैं। ऐसी खबरें जब आती हैं तो कम से कम उनके हौसले को भी लोग सलाम करते हैं। तो ये तस्वीर इंतहाई खुशाइंद है। तो बहरहाल ये इस वक्त की कुछ अहम खबरें थी। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत-बहुत शुक्रिया।